बेटा हमने सेमीकंडक्टर में थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि कुछ पी और एन डायोड होता है, कुछ पी होता है, कुछ एन होता है, सेम साइज मान लो, और हमने इसको मिलाया तो इसको पीएन जंक्शन कहते हैं। अब पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग जब प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो क्या होता है, देखो एक भाव इसको समझो जरा सा, कि अगर मैंने पीएन जंक्शन डायोड लिया तो बीच में अगर मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं की, जैसे इसको अनबायस्ड बोलते हैं या जीरो बाइसिंग बोलते हैं। अनबायस्ड मतलब जब बैटरी नहीं कनेक्ट करोगे, मान लो यहाँ पी है, यहाँ एन है, और इस जोन को हम डिप्लीशन जोन कहते हैं। बेटा देखो, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं मैथमेटिकली पढ़ाना चाहता हूँ, मैं जानबूझ के बोलूंगा जो बच्चे को समझ आएगा उसको ये ग्राफ के हिसाब से समझ आएगा। ये ग्राफ क्या है, अगर मैंने पीएन जंक्शन को लिया जिसका सिंबॉलिक जेस्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा, और ये बताता है, देखो ये पी होता है और ये एन, और ये एरो बताता है कि करंट सिर्फ इस डायरेक्शन में अलाउड है, इस डायरेक्शन में स्टॉप का साइन बन जाता है। ये सिंबल की सिग्निफिकेंस है। अगर मैंने पीएन जंक्शन लिया और मैं चाहता हूं कि करंट ऐसे जाए तो इट इज अलाउड, लेकिन अगर मैं चाहता हूं करंट उसका उल्टा जाए तो स्टॉप साइन आ जाता है। देखो ये स्टॉप का साइन होता है, रुको, इस तरह से फील करके देखो, कोई आपको हाथ दिखा के ऐसे मना कर रहा है रुक जाओ। अब बेटा आप लोगों से एक सिंगल सी रिक्वेस्ट है, इस ग्राफ के थ्रू से हमें पहचानो हमारा पीएन डायोड किस तरह से अलग होता है कंडक्टर से। बेटा देखो, ये ग्राफ कहीं से भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने अपने डायोड को लिया और उसके थ्रू एक बैटरी कनेक्ट की, इसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं अगर मैं पी के साथ पॉजिटिव दूं और एन के साथ नेगेटिव दूं। इसको तुम इस तरीके से भी देख सकते हो बेटा। रियलिटी में क्या होता है, अगर मैं तुमको मैथमेटिकली बताऊं, जो न्यूमेरिकल आते हैं तो कुछ ऐसा बोला जाता है। बाइसिंग कैसे पहचानते हैं, अगर VA इज ग्रेटर देन VB तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर VA इज लेस देन VB दिस इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। और अगर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं होता है या बराबर वोल्टेज होता है, VA इक्वल टू VB, तो इसको अनबायस्ड टाइप का समझ लो, अनबायस्ड टाइप का। तो ये समरी याद रखना। अब चलो इसमें से दोनों केस को देखते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग वाला केस और रिवर्स बाइसिंग वाले केस को, दोनों को देखते हैं बेटा। एक डायोड को जब हम, बेटा डायोड को अगर बड़ा वोल्टेज दोगे इस तरफ तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस के समय वो कंडक्ट करेगा। तो आपको ये सिंबल इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये आइडियल के लिए बने हुए हैं। देखो इतना डरो मत इससे, बस ऐसे सोचो जो आइडियल डायोड है ना, उसमें वो सिंपली एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब तुम रिवर्स बायस करोगे तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। इट विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट एंड इट विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, अलाउ करेगा करंट को। मतलब अगर मुझे इससे न्यूमेरिकल निकालना हो तो मैं एज इजी न्यूमेरिकल निकाल के दिखाता हूँ। समझो एक बच्चे को मैंने बोला 3 ओम, न्यूमेरिकल के थ्रू ही सबसे अच्छा रहता है बेटा, बच्चा अच्छा समझता है। रेजिस्टेंस है 322, यहाँ 8 वोल्ट है, और आपसे करंट पूछेगा कि करंट कितना निकल रहा है सर्किट से। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पे किसी भी डायोड के, जैसे डायोड्स को आइडेंटिफाई करो, एक डायोड ऐसे है सबसे ऊपर वाला जिसके बगल में 2 ओम है, उसके नीचे एक ऐसे है
और यहाँ पे ये इस तरीके से बना हुआ है 8 वोल्ट का। करंट आपसे पूछा हुआ है बेटा, फीलिंग लो, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 रहेगा, 8 आ गया। यहाँ पे 0 है तो अभी करंट को बेहतर महसूस मत करो, ऐसा सोचो यहाँ 0 है, अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0 है। अब तुम खुद सोच लो, आपने डायोड के पी पे बढ़ा दिया VA ग्रेटर देन VB, तो फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट कर दो, हटा दो। यानी इस डायग्राम का इक्विवेलेंट बनेगा बेटा ये D1 मान लो, D1 एंड D2। आप बच्चों की तरह देखोगे कि D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड, क्योंकि यहाँ 8 है यहाँ 0, और यहाँ पे 0 है और यहाँ 8, बेटा यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा, तो रिवर्स बायस हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसी का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मिलता, D1 की वैल्यू, D1 हो जाता आपका ऑफ, बोलते हैं एनसीईआरटी में ऑफ लिखेगा, आप ओपन सर्किट बोल सकते हो, और D2 आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब सिंपली कनेक्ट कर दो। तो आपका इफेक्टिव सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा। एक 3 ओम भी था, सॉरी मैंने यहाँ बनाया नहीं, एक 3 ओम भी था, तो आपका 3 ओम पहले से था, उसको आप ऐसे कनेक्ट कर लो, 3 2, और ये ऐसे है, बट इस ब्रांच में करंट जा ही नहीं सकता क्योंकि ओपन सर्किट हो गया है। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा बताओ? बेटा सिर्फ 2 ओम और 3 ओम बचा सर्किट में, ऊपर वाली ब्रांच में करंट जा ही नहीं सकता क्योंकि ओपन सर्किट हो गया है, तो सिर्फ 3 ओम 2 ओम पैरेलल में है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 8 वोल्टेज अपॉन 3 पैरेलल टू 2। क्या ये कर लोगे? समझ आया? कोई डाउट है बेटा इस पे? सर इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? इसका सिग्निफिकेंस मतलब किस सेंस में पूछ रही हो बेटा? सर मतलब डाइट किस चीज के लिए यूज होता है मतलब? बेटा डायोड बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, मतलब आप कंट्रोल ओवर डायरेक्शनल सेंस पा रहे हो कि मैं कब करंट को अलाउ करूं कब नहीं करूं, तो इट्स वेरी मतलब ह्यूज पावर इन योर हैंड। आप सेमीकंडक्टर पढ़ते ही आप करंट के ऊपर और वोल्टेज के ऊपर कंट्रोल पाते हो, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, इसीलिए आप सेमीकंडक्टर यूज करते हो। जो कन्वेंशनल कंडक्टर था उसमें हमारे पास कंट्रोल नहीं था, हम सिर्फ करंट को एम्पेयर्स में भरा बहा के हीट पैदा लेते थे। यहाँ हीट नहीं होता है, यहाँ पे हमारा सेंस होता है कुछ सिग्नल भेजना या कुछ नॉलेज ट्रांसफर करना, छोटे लेवल पे समझो थोड़ा सा इसको पहले। तो यही हमारा सेमीकंडक्टर का पर्पस होता है। बात समझ पा रहे हो? जी अब सर। सोचो, मान लो आपको एक ऐसा सर्किट चाहिए जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, आप इस बैटरी को पलट देते, अगर इसी केस में मैंने इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी होती तो मुझे ये वाला डायोड ऑफ करना पड़ता और ये वाला ऑन रहता। क्या आप मेरी बात समझ पाए? जी सर। तो चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ अगर समझ गए हो। अब ये गलत मत करना बेटा वरना काफी दुख होगा। -2 और 3 वोल्ट, ये केस ए है, ये केस बी है। ऑप्शन नंबर 1 ए फॉरवर्ड बायस है, बी रिवर्स बायस है। ऑप्शन नंबर 2 ए रिवर्स बायस एंड बी इज ऑल्सो रिवर्स बायस। ऑप्शन नंबर सी मतलब 3, ए आपका रिवर्स बायस है एंड बी आपका फॉरवर्ड बायस है। ऑप्शन नंबर डी बोथ आर फॉरवर्ड बायस, ए एंड बी बोथ। कौन सा आंसर सही है बेटा जल्दी बताओ? ये तो 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए बेटा। आपको सिर्फ वोल्टेज देखना है, आंसर टिक कर देना है। आगे बढ़े बेटा। अब देखो डायरेक्शनल सेंस क्या होता है, टीचर आपको किस लिए पढ़ा रहा है कि आपको वो समझाएगा कि चैप्टर उसी बच्चे को याद रहेगा जब जो बच्चा, बेटा आपको ये समझ आ गया इसका आंसर क्या होगा? कोई डाउट है? सिर्फ दिस माइनस दिस करके चेक कर सकते थे। अगर -2 बड़ा है 3 से, जो कि नहीं होता है, तब
हमारा, तुमको सिर्फ VA ग्रेटर देन VB देखना है, तब फॉरवर्ड बायस होता है। यहाँ पे -2 इज ग्रेटर देन -5, तो हमारा B वाला केस फॉरवर्ड बायस है, A वाला रिवर्स बायस है। हाँ बेटा, जितने बच्चों ने आंसर भेजा है सबका सही है बेटा, ठीक है, गुड। चलो अब मैं वापस आता हूँ। आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, टीचर तुमको क्या पढ़ा रहा है, उसको किसी तरह से तुम्हें ये समझाना है अच्छे से कि इसको हर एंगल से सोच लो, बट वो स्टेप बाय स्टेप करेगा, एप्लीकेशन पढ़ाते हुए करेगा। अगर मैं किसी भी डायोड के साथ, बेटा पूरी बात समझना, डायोड इज नॉट ए लीनियर डिवाइस। लीनियर डिवाइस क्या होता है बेटा? लीनियर डिवाइस क्या होता है, जैसे मान लो रेजिस्टेंस है बेचारा, तुमने 8 वोल्ट दिया तो मान लो 2 एम्पेयर जा रहा है, अब तुमने 16 वोल्ट दे दिया तो यहाँ पे 4 एम्पेयर हो गया। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? यस सर। प्रोपोर्शन में। लेकिन डायोड अंकल के साथ ऐसा नहीं है, डायोड का ग्राफ एक्सपोनेंशियल बनता है, मतलब जब एक्चुअली करंट बहना स्टार्ट होगा तो थोड़ी देर तक तो यहाँ फॉरवर्ड, जैसे मान लो ये करंट वर्सेस वोल्टेज है जो डायोड के क्रॉस दिया गया, तो थोड़ी देर तक ये पहले करंट नहीं बहता है। जब प्रैक्टिकल लोगे, आइडियल वाले में हम तुरंत करंट बहाने लगते हैं, और ये करंट ऐसा होगा एक्सपोनेंशियल टाइप का। बेटा ये लीनियर ग्राफ नहीं है, ये नॉन लीनियर है, दिस इज नॉन लीनियर, मतलब वोल्टेज बढ़ने से करंट झटके से बढ़ेगा, नॉन लीनियर। और करंट कभी भी डायोड के केस में ज्यादा नहीं होता है बेटा, मिली एम्पेयर में होता है। मतलब अगर मैं इस डायोड को ऐसा कनेक्शन दूंगा तो ये जो वोल्टेज है मैं डायोड के अक्रॉस दे रहा हूँ, अब चलो आगे एक रेजिस्टेंस लगा लो ऐसे, तब ये डायोड के अक्रॉस नहीं रह गया। लेकिन आप भावनाओं को समझ लो कि जैसे ही VD बढ़ेगा, एक पॉइंट के बाद इसमें करंट बहना स्टार्ट होगा, पर वो लीनियर नहीं होगा। तो आपको अगर कभी भी वो बोलता है ना कि रेजिस्टेंस निकालो अक्रॉस द डायोड, तो आपको इस तरीके से ग्राफ में जाके ऐसे निकालना पड़ेगा कि सर वोल्टेज डिफरेंस दिया है एक्स एक्सिस पे और करंट डिफरेंस दिया है, यानी डायनामिक रेजिस्टेंस बनेगा, आर डायनामिक रहेगा डायोड का, और आपको चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन करंट देखना पड़ेगा इस तरीके से। बेटा ये बात समझ आ रही है? लेकिन जब तुम रिवर्स बायस करते हो तो बेटा ऐसे मतलब समझ लो, एक भावनाओं को भी समझना, करंट मिली एम्पेयर में बह रहा है, लेकिन जब तुम रिवर्स बायस करते हो बेटा, रिवर्स बायस का मतलब जस्ट बैटरी की पोलैरिटी को पलट देना है और कुछ नहीं। ऐसे बैटरी की पोलैरिटी तुमने पलट दी, उस केस में जो करंट बहता है, उसको बेटा हम लीकेज करंट या बहुत कम करंट कहते हैं, या जीरो करंट कहते हैं लगभग। हम बोल देते हैं डायोड में करंट नहीं बह रहा है, यहाँ पे हम बोल देते हैं डायोड करंट बह रहा है, और यहाँ पे हम बोल देते हैं रिवर्स जो करंट है वो जीरो है लगभग, क्योंकि ये माइक्रो एम्पेयर में भी होता है और बहुत गरीब होता है, माइक्रो एम्पेयर में भी छोटा होता है। या तो कई बुक्स में इसको ऐसे लिख देंगे कि डायोड करंट इज जीरो, तभी हम ये स्टॉप का सिग्नल बनाते हैं। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको बोलेगा जब आप वोल्टेज पलट दोगे तो बहुत ही कम करंट बहेगा, देखो, फिर झटके से ऐसे जाएगा। लेकिन यहाँ पे करंट माइक्रो एम्पेयर में नापते हैं, मतलब जब पॉजिटिव वाई एक्सिस यूज कर रहे हो तो मिली एम्पेयर, जब नेगेटिव वाई एक्सिस यूज कर रहे हो तो माइक्रो एम्पेयर। क्या आप ये अंतर देख पा रहे हो बेटा? जी सर। बेटा प्लीज ऑब्जर्व दिस डायग्राम, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, आराम से इस डायग्राम को देखो, देख पा रहे हो? ये सब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे सिलिकॉन का डायोड है, सिलिकॉन के डायोड में 0.7 वोल्ट दोगे तब करंट एक्चुअली में बहता है। भले आइडियल में मैं तुमको बोल दूंगा VA थोड़ा भी हो, आइडियल के लिए मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 0.1 भी है और यहाँ 0 है तो भी करंट बह जाएगा, बट प्रैक्टिकल में सिलिकॉन में 0.7 थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज। और जर्मेनियम में 0.3, जर्मेनियम महंगा होता है, हम यूज नहीं कर सकते, तो सिलिकॉन वाला प्रिफर्ड है। आपके पूरे कोर्स में या कहीं पे भी सिलिकॉन लेके ही पढ़ाया जाता है। अब ये करंट को ध्यान से देखो, ये बेटा यहाँ पे मिली दिया है, मैं तुमको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ बेटा, एक सेकंड रुको बेटा, मैं एनसीईआरटी खोलता हूँ बेटा।
बेटा आप लोग को एनसीईआरटी दिख रही है? यस जी सर। सर। यस सर। हाँ बेटा, तो ये वाला डायग्राम आप अपने एंट्रेंस के सिलेबस में देखोगे तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को सब बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है। करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स सारे सारे डिवाइसेस का, सारे डिवाइसेस का जितने भी पढ़ाए जाएंगे आपको, चाहे किसी भी टाइप का डायोड हो, चाहे ट्रांजिस्टर हो, तो इसको आप पूरी तरह से ऑब्जर्व करो अच्छे से। यहाँ पे करंट आपका माइक्रो एम्पेयर में लिया है, आपको ये दिख रहा है कि जहां पे हम लोग एक्चुअल में यूज करेंगे ये एक्सपोनेंशियल टाइप का होगा। तो आपको एनसीईआरटी उसी टाइप के क्वेश्चन भी देगी और एग्जाम भी उसी टाइप के क्वेश्चन भी देगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो बेटा? ये आपको फॉरवर्ड बाइसिंग बताई है और ये आपको रिवर्स बाइसिंग बताई है। क्या देख पा रहे हो? सिर्फ पोलैरिटी देखो पलट दी है बैटरी की, जो बाइसिंग कर रहा है ना उसकी पोलैरिटी पलट दी है। बेटा यहां तक समझ आ रहा है? जी सर। जी सर। तो कुल मिला के एक ऐसा आदमी है जो अपना बिहेवियर ऐसा रखता है, जिसका नाम डायोड है। अब आओ एप्लीकेशन वाइज सोचते हैं कि हमें क्या फायदा मिला इस तरह से करने के लिए। बेटा तुमने एक पूरा एक ना बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी खोल दी है, जहां पे तुम करंट का सोचो मैग्नीट्यूड तय कर सकते हो, डायरेक्शन तय कर सकते हो। अब मैं एग्जांपल देके बताता हूँ बेटा, देखो तुम्हारे पास डाइवर्स टाइप के कंडीशन बन जाएंगी कि तुम, सर हाँ बेटा बोलो। सर रिवर्स बायस में इतना और कम क्यों चला जाता है? मतलब ऊपर तो मिली में रहता है, पर रिवर्स में जाके वो इतना माइक्रो में क्यों चला जाता है? बेटा उसके लिए तुम्हें पीछे वाली थ्योरी समझनी पड़ेगी। देखो जो डायोड होता है ना तुम्हारा, जब तुम पी और एन को मिलाते हो तो बीच में एक डिप्लीशन जोन बनता है। डिप्लीशन जोन वहां होता है जहां पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होते, नो चार्ज कैरियर, सिर्फ एटम्स पड़े रहते हैं, ऐसे सोच लो, कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है। और सिंपली सोच लो यहाँ पी है, यहाँ एन है, और तुमने एक ऐसी बैटरी कनेक्ट कर दी ऐसे करके। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। तो मान लो एन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे होल्स हैं फ्री, ठीक है? यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे भी होल्स होते हैं, बट एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर या ज्यादा वाले फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल्स थोड़े कम होते हैं। वाइस वर्सा यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बट मेजॉरिटी में होल्स होते हैं। अब बेटा जैसे ही तुम ये बैटरी कनेक्ट करते हो, अब तुम क्या कर रहे हो, और कोशिश कर रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा सा, यहाँ बैटरी अपना पोटेंशियल मेंटेन करती है बेटा, ये बात समझ लो। तो तुम यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनाते हो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना शुरू करता है, बैटरी वो इलेक्ट्रॉन लौटा देगा। बैटरी कभी भी, याद रखना बैटरी की डेफिनेशन है, वो हमेशा अपना चार्ज मेंटेन करेगा ताकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सके, ताकि तुम्हारी क्लास 10th वाली डेफिनेशन होल्ड करे कि बैटरी मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। वो तभी होगा जब इसका चार्ज मेंटेन होगा। इसीलिए जितना करंट ये देती है उतना ले लेती है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन तुम इसको दोगे उतना ये आगे भेज देगा हमेशा। बैटरी बस साइकिल चलाने की तरह होती है। समझ आ रहा है? जी सर। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाता है, तो अब यहाँ पे जो, देखो बेटा, जितना इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा ये एरिया और पॉजिटिव होता जाएगा, और यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन आके यहाँ इकट्ठा होता जाएगा ये एरिया और नेगेटिव होता जाएगा। डिप्लीशन जोन में यही था, प्लस और माइनस। अब तुम क्या देखोगे, अचानक से ऐसा जब तक होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये प्लस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये फर्दर इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, और हम ऐसे बोल देते हैं कि डिप्लीशन जोन बड़ी हो जाती है। जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो डिप्लीशन जोन पतली होकर गायब हो जाती है। फॉरवर्ड बाइस में ये होता है, जो बीच में डिप्लीशन जोन होता है वो गायब हो जाता है, और सिर्फ पी और एन ऐसे बचते हैं। लेकिन यहाँ पे पी एन, और यहाँ पे इतना पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे इतना नेगेटिव, कि अब ये बैटरी बोलती है भाई मन तो मेरा भी बुलाने का कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से, बट तुम ही पकड़ के रखो। ये पकड़ के रख लेता है और ये भी बोलता है कि भाई मेरे पास आओ, पर ये जाने को तैयार नहीं है। तो करंट फ्लो जीरो हो जाता है, साइकिल चलना बंद हो जाती है। बात समझ आई? जी सर। चलो मैं वापस आता हूँ। आपके लिए ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान दो,
क्योंकि यही ग्राफ आपके सारे स्कोप खोलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ, एक एप्लीकेशन समझाते हैं बेटा, चलो देखते हैं। बेटा आप लोगों ने ग्राफ कैसे देखा, ऐसा एनसीईआरटी में ऐसा ग्राफ दिया है। अब मैं एक दिन ना आपको इसके सारे टर्म को बोलूंगा, समझ के आना। जैसे ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, यहाँ डायोड करंट है, यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग है इस तरफ, मतलब ये वाला सेक्शन फॉरवर्ड बायसिंग के लिए रहता है और ये वाला रिवर्स बायसिंग के लिए रहता है। अब मैं समझाता हूँ बेटा, आपने देखा कि मैं बोल रहा हूँ कि जब तुमको आइडियल पढ़ाते हैं ना, आइडियल डायोड या जनरल पर्पस डायोड, तो हम लोग सिर्फ ऐसे पढ़ा देते हैं कि ऐसे गया, या वो भी यहीं पे बना देते हैं और यहाँ पे करंट जीरो दिखाते हैं। बात समझना, लगभग आइडियल करंट, आइडियल डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड में करंट बहेगा, रिवर्स में जीरो, ये यहीं रहेगा, जीरो पे रहेगा। लेकिन बेटा जनरल पर्पस डायोड जो हमारा होता है, उसको छोड़ के भी हम डायोड बना सकते हैं। तो आओ एक ऐसे डायोड को पढ़ते हैं जो इस जोन में काम करता है, इस जोन में, दैट इज कॉल्ड जेनर डायोड। और आओ समझने की कोशिश करते हैं, ये वही है जिसमें दिमाग लगेगा। आओ मैं समझाता हूं। मैंने रिवर्स बायस करते गया, पर मैंने क्या किया, रिवर्स बायस करते वक्त मैंने ये जो पीछे जो नीचे बैटरी लगी है इसको बड़ा करते गया। अब अगर ये बैटरी बड़ी होती गई तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को बोलेगी, तुम जानते हो मैं कौन हूं, मेरा पॉजिटिव चार्ज क्या है, तुम्हारी औकात कितनी है। वो इस पे इतनी कस के प्रेशर मारेगी ना कि ये सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और फिर ये सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के साइकिल से। सेमीकंडक्टर बोलेगा यार देखो, रियलिटी में मैं था कंजूस आदमी, मेरे पास कम इलेक्ट्रॉन थे, मैं खुश था, लेकिन इतनी कस के तुमने बैटरी लगा दी कि मैं बन गया कंडक्टर। बेटा बात समझ पा रहे हो, द होल साइकिल विल स्टार्ट नाउ। तो अगर तुमने बहुत बड़ा वोल्टेज दे दिया तो फिर झटके से करंट बहने लगता है, तो इसको हम लोग रिवर्स ब्रेकडाउन बोलते हैं। ऐसे करंट कितना है, जीरो, दिस शोज रिवर्स करंट इज जीरो। यहाँ पे डायोड करंट बहता है, लेकिन आपने बड़ा वोल्टेज दे दिया, नेगेटिव में बड़ा वोल्टेज मतलब इस बैटरी को बड़ा कर दिया। अब बेटा इस बैटरी को बड़ा करते ही ये सेमीकंडक्टर भूल जाएगा कि ये सेमीकंडक्टर है, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बैटरी की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कस के लगेगी कि पूरा मटेरियल एक तरह से कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा और साइकिल ऑफ इलेक्ट्रॉन चल जाएगी और फिर झटके से करंट बहने लगता है। अलग अलग बुक्स में इसको एवलांची ब्रेकडाउन, बड़ा अजीब अजीब नाम देंगे, आप सिंपल भाषा में समझ लो कि ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। बेटा देख पा रहे हो, देख पा रहे हो बेटा? तो इसको गेन करने के लिए एक ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए। उससे पहले तक डायोड ऐसे बिहेव करता है रिवर्स बायस में कि जैसे उसके थ्रू करंट नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है बेटा? यस सर। यस जी सर। सर। अब एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ते हैं। बेटा पता है जब मेरे बचपन में हमारी टीवी के ऊपर एक स्टेबलाइजर रखा रहता था, क्या आप लोगों ने वो जमाना देखा है? फ्रिज या टीवी के ऊपर एक बक्सा ऐसे वेट करता था, जिसपे एक ऐसे तड़तड़ाने वाला था, तर 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 घुमाते थे अगर वोल्टेज कम आता था तो। जी सर। कभी नाम सुना है यस सर। स्टेबलाइजर? ये आज भी आपकी जो डिवाइसेस आते हैं आजकल, क्या है ना, सेमीकंडक्टर थोड़ा ग्रो कर गया है, तो आपका इनबिल्ट आता है तो आपको पता नहीं रहता है। आप कभी भी टीवी लेने जाओगे ना, तो जो सेल्समैन होगा जिसको पता नहीं वो क्या बोल रहा है, पर बोलेगा सर इसके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर है, अगर वोल्टेज अप डाउन होता है तो मेंटेन कर लेता है। वो पर्पस बोल गया, पर आप लोग बेटा क्या होगे आगे चल के, उस चीज को टेक्निकली कहीं अप्लाई करोगे तो समझने की कोशिश करो स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर या जेनर डायोड कैसे काम करता है। इस पे न्यूमेरिकल बनेगा तो थोड़ा ध्यान रखना। आओ शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जेनर डायोड, बेटा देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, हर डायोड दूसरे डायोड से, जनरल पर्पस डायोड और बाकी डायोड जितने भी मैं पढ़ाऊंगा, जैसे एलईडी पढ़ाऊंगा, फोटो डायोड पढ़ाऊंगा, या आपका क्या कहते हैं और कौन सा बचेगा, फोटोवोल्टिक सेल बचेगा, ये सारी चीजों में डोपिंग का अंतर आता है।
मेरी बात याद रखना, जब डायोड आपको कोई टीचर पढ़ाए ना, वो किसी भी फ्लो में पढ़ाए, आखिरी में तुमको डोपिंग लेवल याद रखना है सब में, कि कम होता है कि ज्यादा होता है, प्लस आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। ये सारे के लिए ट्रू है बेटा, मैं एनसीईआरटी खोल के पढ़ा दूंगा ये सारी चीजें, बट आपको यही एग्जाम में वो रिपीटेटिवली पूछता है, डोपिंग लेवल, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगर कोई एप्लीकेशन पॉसिबल है न्यूमेरिकल वाइज, जैसे जनरल पर्पस डायोड में पॉसिबल होती है कि फॉरवर्ड को अलाउ करता है और रिवर्स को नहीं करता है, और जेनर में भी पॉसिबल होती है न्यूमेरिकल की तरह। और जनरल पर्पस डायोड से हम रेक्टिफायर भी बनाएंगे, तो पहले हम जनरल पे अटैक कर लेते हैं। बट याद रखना, डोपिंग लेवल और आईवी कैरेक्टरिस्टिक सबकी समझनी है अच्छे से। अब जेनर को समझते हैं थोड़ा सा। बेटा नॉर्मल डायोड को ऐसे बनाते हो, जेनर में बस जेड लिख देना, इजी है ना। जेनर डायोड का सिंबल इजी है बेटा। आप देख के भी तो पहचानना चाहिए ना, कि मैं आपको ये सिंबल बना दूं, आप बोल दो हाँ सर जेनर डायोड है। जेनर डायोड क्या करता है, हाई डोपिंग होती है इसमें, हाई डोपिंग। अब आप बोलोगे सर हाई डोपिंग क्यों करते हैं? तुम खुद चाहते हो कि मस्त करंट बहे इसके थ्रू, तुम खुद चाहते हो रिवर्स ब्रेकडाउन होने के बाद एक एवेलांच आ जाए और झटके से ज्यादा करंट बहे। तुम ये चाहते हो, ये वाला चीज, कि सर करंट तो हैवी बहना चाहिए, झटके से ज्यादा। अब भाई इसके लिए तुम्हें डोपिंग हाई रखोगे तब ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे मूव करने वाले। क्या मेरी बात समझ पाए? कॉमन सेंस से याद करने वाले बच्चे याद कर पाएंगे। जेनर डायोड हाई डोपिंग, और नोट्स भी ऐसे ही बनाना, सिंपल सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना। यहां पे समझ आ रहा है बेटा? आपको वो ये पूछता है कि किस, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, जितने डायोड में पढ़ाते रहूं, हर डायोड पर्टिकुलर जो अच्छा वाला डायोड है, जैसे अच्छा वाला नहीं, मतलब कहने का मतलब जो अलग डायोड है उनका आपसे ये भी पूछेगा किस जोन में काम करते हैं। जेनर डायोड रिवर्स बायस जोन में काम करता है, जेनर रिवर्स बायस में काम करता है, उल्टा मतलब जेनर तब वर्क करेगा जब इस टाइप का सेटअप होगा। फीलिंग ले लो बेटा, अब जब इस टाइप का सेटअप लगाओगे, मतलब पी को छोटा वोल्टेज दोगे और एन साइड को बड़ा वोल्टेज दोगे, तो ये रिवर्स बायस में रहता है। ये बस याद के लिए बताना। अब मैं जेनर सर्किट बनाने जा रहा हूँ, मतलब समझाता हूँ क्या करता है जेनर। बेटा पता है सब कुछ तुम्हारा आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डायोड की समरी है। इस ग्राफ को देख के मुझे बताओ, यहाँ पे तुमको झटके से करंट बढ़ते हुए दिख रहा है, बट एट एवरी टाइम वोल्टेज रिमेन सेम। तो जेनर डायोड क्या करेगा कि करंट डायोड के अक्रॉस सर कितना भी बढ़ा लो, पर वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे समरी बनाते हैं बेटा। आईडी सर कितनी भी चलेगी, पर वोल्टेज कितना होना चाहिए, कांस्टेंट। क्या आप मेरी बात समझ गए? दिस इज द मैथमेटिकल मॉडल या समरी मॉडल। और ये भी क्या चीज है, ये तो बस तुम ग्राफ में ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसीलिए तो टीचर तुमसे बोल रहा है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करो। मेरी बात समझे? आप उसको जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज दोगे, उसके बाद वोल्टेज नहीं बढ़ने देगा, वो बोलेगा वोल्टेज में अपने अक्रॉस चेंज नहीं होने दूंगा, करंट जितना बढ़ाना है बढ़ा लो। तुम मेरे अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाओगे तो मैं अपने अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रखूंगा। जेनर अपना वोल्टेज कांस्टेंट रखता है। समझ आ रहा है? मैं भी न्यूमेरिकल से समझाता हूँ, डोंट वरी। बस तुम ग्राफ पे बार बार आना, अगर चाहते हो मेमोरी एग्जाम तक बनी रहे तो ग्राफ ये वाले पे बार बार आना, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डायोड। अब चलो मैं सेटअप बनाता हूँ। होता क्या है, आपके घरों में मान लो सप्लाई आती है, वी सप्लाई वोल्टेज, जैसे 230 वोल्ट हो गया, 40 240 या कुछ भी, मान लो किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए अलग अलग हो सकता है। बेटा देख पा रहे हो ये मान लो सोर्स रेजिस्टेंस है। जानबूझ के जेनर को आप ऐसे लगा दो बेटा, देखो ये जेडी बनाया है मैंने, अपने जेनर को ऐसे लगा दिया। आप ये डायग्राम बनाओ, दिस इज द जेनर सर्किट जो आपको पढ़ना रहता है, जो एनसीईआरटी में भी दिया होगा शायद, दिया है बेटा। इसको हम आरएल कहते हैं, लोड। ये देखो ये प्योरली जेनर के अक्रॉस लगा है। क्यों लगा है जेनर के अक्रॉस? क्योंकि जेनर का वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ये वो आपकी मासूम सी टीवी और फ्रिज है जिसको आप बचाना चाहते हो ताकि उसमें कुछ डैमेज ना आए। जेनर के अक्रॉस लगने के कारण इसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो आपको सप्लाई को भी कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा।
मतलब टीवी की सप्लाई को, जैसे मान लो ये आपकी टीवी है, या लोड रेजिस्टेंस, आरएल मींस लोड रेजिस्टेंस। बेटा मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, जेनर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अक्रॉस रिवर्स बायस के दौरान वोल्टेज कांस्टेंट रखता है। अगर आपका सप्लाई वोल्टेज चेंज भी होगा तो वीजेड विल रिमेन्स कांस्टेंट। और वो ऐसा कैसे करता है मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुम पहले मेन सर्किट डायग्राम बना लो बेटा, ये बना लिया? यस। सप्लाई करंट, डायोड, लोड करंट। बेटा लोड करंट तो आपको बच्चों की तरह दिख रहा होगा, जनरल वोल्टेज अपॉन आरएल होगा। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बेटा जेनर अपने अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रखता है, तो जो भी वोल्टेज है वही तो बेटा आरएल और ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है ना। तो अगर आरएल के अक्रॉस भी वीजेड है तो करंट क्या होता है बेटा? करंट इज वी बाई आर ना। देख पा रहे हो यहाँ पे? क्या इस पॉइंट तक कोई डाउट है बेटा आपको? इस पूरी डायग्राम के ऊपर लिखना जेनर सर्किट। बेटा पता है कुछ कॉमन सेंस के हिसाब से मैं लिख दूंगा, अगर आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज बेटा मुझे बताना। जैसे ये जो पॉइंट है, जिसको ये जो नोड है, इस पे अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कौन सा पाप है? ये तो बच्चों वाली चीज है, आई एफ इक्वल टू आई एल प्लस डायोड करंट या जेनर करंट। आई जेड लिख दे रहा हूं मैं इसको, आई जेड। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? नो। नो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब आपको नहीं समझ आएगा आप रोक दोगे मुझे, और जहां तक आएगा आप कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ोगे। मैंने एक सप्लाई वोल्टेज दिया, ये सप्लाई वोल्टेज कुछ भी कर ले, आखिरी में सिर्फ आई जेड चेंज होगा। आई जेड अपने अक्रॉस वेरी कर लेगा करंट, बट वी जेड कॉन्स्टेंट रहेगा। यही इस पूरे सर्किट का पर्पज होता है, पूरे सर्किट का। आओ अब इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अगर बेटा आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ आता है, तो ये जो लूप है ये वाली, यहां से चल के अगर मैं इस लूप में ऐसे घूमूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, सप्लाई वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू आई एस आर एस प्लस वीजेड। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं बच्चों की तरह आपको समझाऊंगा। मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ, सप्लाई वोल्टेज आई एस आर। बेटा मैं ऐसे इस लूप में घूम गया हूँ बस, और कुछ नहीं किया हूँ। बेटा किसी बच्चे को इस इक्वेशन में दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताना बेटा। बेटा बच्चों की तरह सोचो, अगर ये वी सप्लाई वोल्टेज है, ये आई एस आर, ये आर एस है, और ये वी जेड है, तो आप खुद बताओ। मैं यही तो बोलूंगा, वी इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। समझ आया? यस। अगर किसी कोई डाउट आता है बेटा तो प्लीज बताना मुझे। देखो अब सारी प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। मैं समझाता हूँ। कोई बच्चा तेज है तो उसका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, वो सर्किट सॉल्व करेगा, उसका आंसर हमेशा सही आएगा। प्रॉब्लम आती है कि जनरली प्रैक्टिकल वाली चीजें तुम, बेटा दिमाग तुम्हें कहाँ तक ले जा सकता है? यहाँ तक। लेकिन मान लो एक बच्चा टीचर की बात को इग्नोर करते हुए एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहा है, वो मतलब, मैं बोल रहा हूँ बेटा पढ़ो एनसीईआरटी, बच्चा बोलेगा नहीं सर हम सुपर तेज हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो अलग ही दुनिया से आए हैं। तब होता क्या है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी रहती है जो आपको निपटा देगी। एनसीईआरटी बोलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इन दोनों में भी एक रिलेशन रखते हैं, और ये इंपेरिकल रिजल्ट होता है। देखो बेटा मैं दिखाता हूँ आपको। मैं अगर क्वेश्चन दे देता, आप ये बेटा ये वही सेम डायग्राम है, अलग तरीके से बनाया है, ठीक है? देख पा रहे हो? नीचे एक न्यूमेरिकल है, उसमें वो बार अपने आप बोल देगा कि हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं
देखो बेटा, इसमें वो वैसा बोल देगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारा जो जनरल करंट है वो लोड करंट के 5 टाइम्स होगा। कहीं लिखा होगा बेटा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बट मुझे याद है चीजें। ठीक है, कहीं तुम्हें दिख रहा है बेटा? इसी एग्जांपल को थोड़ा सा जूम करता हूँ, शायद इसमें डायरेक्टली कहीं ना कहीं दिया होगा। बेटा आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? यस जी सर। यहाँ पे देखो देखो दिया हुआ है, सो चूज चूज जनरल करंट एज 5 टाइम्स ऑफ द लोड करंट। अगर एक बच्चा क्लास में ये सब नोट नहीं कर रहा है तो बेटा उसका क्या होगा, आप बताओ। आप खुद जानते हो बेटा, तब टीचर क्वेश्चन दे देगा, बच्चा अटक जाएगा। बात समझ गए बेटा? तुम जितनी बार इस सप्लाई को चेंज करोगे, ओनली जनरल करंट विल चेंज, नथिंग विल हैपन टू लोड करंट। इस पूरी चीज में सिर्फ एक ही ट्रिक होती है, जो बच्चा कॉमन सेंस वाला होता है वो समझता है कि सर सप्लाई वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन द जनरल वोल्टेज। आप फिजिक्स के नियम उल्टे नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर सप्लाई वोल्टेज हम कम देंगे और तो भी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। मतलब सप्लाई वोल्टेज हमेशा, अगर गलती से, बेटा इतना याद रखना, अगर ये सोर्स है तो आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज वीजेड 50 वोल्ट पहले से फिक्स है। ये फिक्स आता है बेटा, मार्केट में खरीदने जाओगे जनरेटर ऐसे मिलता है, कितने का चाहिए, वो बोलेगा 50 वोल्ट, ठीक है। अब तुमको इसको सप्लाई 200 वोल्ट दोगे तो भी जनर के क्रॉस वोल्टेज 50 वोल्ट रहेगा। अगर सप्लाई वोल्ट तुमने 100 दिया तो भी जेनर के क्रॉस 50 वोल्ट रहेगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने सप्लाई 30 वोल्ट दिया तब जेनर के क्रॉस 50 नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? और ये बात तुम जो मैथमेटिकली समझेगा वो समझ जाएगा कि हाँ सर, सप्लाई इज द एक्टिव सोर्स और जेनर इज जस्ट ए पैसिव सोर्स इस लोड के लिए। एक्टिव सोर्स जो सही में एनर्जी दे सकता है, पैसिव सोर्स जो नहीं दे सकता है। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? जी तो चलो बेटा ये क्वेश्चन करके दिखाओ। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है बेटा? एग्जाम्पल वाला सोल्यूशन मत देखना। इन ए जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई ए जेनर डायोड विद वीजेड, वीजेड मतलब जेनर वोल्टेज कितना दिया है, 6 वोल्ट, इज यूज्ड फॉर रेगुलेशन। द लोड करंट IL तुम्हें 4 मिली एम्पेयर दे रखा है। द अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज यानी वी सप्लाई, अनरेगुलेटेड यानी सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट दिया है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RS? सीरीज रेजिस्टेंस या सोर्स रेजिस्टेंस निकालने को देते हैं, ये RS की वैल्यू निकालो। बिना देखे करो बेटा, मैं आपको वहीं पे क्वेश्चन दे देता हूँ, लाइव करके दिखाओ मुझे। आपके सामने ये शीट है, आपको पूछा है कि सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट है, आपको IL 4 मिली एम्पेयर दिया हुआ है, आपको VZ की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, VZ की वैल्यू 6 वोल्ट, और आपसे पूछे हैं कि सप्लाई रेजिस्टेंस कितना होगा, बताओ। उन्होंने आपको IL दे दिया है, NCERT का डेटा यूज करो कि जेनर लगभग 5 गुना यूज वाले फैक्टर पे लगाते हैं, तो आपको IZ मिल जाएगा। IZ मिल गया, IL मिल गया, आपका काम होके आई सप्लाई आ जाएगा। आई सप्लाई आ गया, यहाँ पुट करो, ये आपको 10 दिया है, ये 6 दिया हुआ है, RS आ जाएगा। बेटा निकाल के बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। लोड करंट 4 मिली एम्पेयर है बेटा। जनरल में इसके सिवा वो न्यूमेरिकल नहीं बना सकते, डोंट वरी बेटा। जनरल पे जितने लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे बोल चुका हूँ अभी लाइन बाय लाइन। हाई डोपिंग होती है, रिवर्स ब्रेकडाउन में लगता है, वोल्टेज कांस्टेंट रखता है, करंट अपने थ्रू वेरिएबल रखता है, और दिस जनर के अक्रॉस वोल्टेज जो रेगुलेट होता है, अगर सप्लाई बड़ी है तो ही रेगुलेट हो सकता है। बेटा रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना। जैसे
हाँ बेटा, बेटा सब बच्चों का आ गया? कितनी तेजी से कर सकते थे सर? VS10 है, 10 - 6 ISRS। बेटा IL तुम्हें दे रखा है 4 मिली एम्पेयर, ये उसका 5 गुना होता है, तो 20 मिली एम्पेयर। तो आई सप्लाई की वैल्यू हो गई 24 मिली एम्पेयर, तो RS की वैल्यू आ गई दिस बाई 24 मिली एम्पेयर, यानी 10⁻³ तो बेटा आपका रेजिस्टेंस किस में आ जाएगा बेटा? बेटा दोबारा एक बार न्यूमेरिकल चेक करो जानकी, कुछ सिली मिस्टेक की होगी। 1/6 रहना चाहिए और 10⁻³ ऊपर चले जाना चाहिए, तो 10⁻³ बन जाएगा। इतना इस टाइप का आना चाहिए बेटा आपका आंसर। देखो बेटा यही आ रहा है। देख पा रहे हो बेटा? देखो उन्होंने एनसीईआरटी में भी निकाल दिया है उतना ही। 1000/6 आंसर आना चाहिए। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? तो आपसे अगर जेनर का आईवी कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो आप बोलोगे सर नॉर्मल ही रहता है, जो नॉर्मल डायोड का रहता है, बस रिवर्स बायस वाला दिखाना पड़ेगा हमको, और कुछ भी नहीं। बेटा आईवी कैरेक्टरिस्टिक मतलब कितना करंट देते हो, जेनर का ये रहता है कि सर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज और करंट कितना भी ले लो, ये करंट वर्सेस वोल्टेज। लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट रिवर्स बायस, जब हम डायोड के उल्टा वोल्टेज देते हैं। यहां तक समझ आ गया बेटा? आगे बढ़े। पूरे बच्चों समझ आ रहा है यहां तक? जी सर। यस सर। एक सेकेंड। अब बेटा देखो ऐसे ही आप खूब सारे डायोड बना सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द मतलब डोपिंग, और कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो और किस टाइप का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। एनसीईआरटी में तुमको ऑप्टो मतलब यहाँ लाइट से है बेटा, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डायोड्स। मान लो हमें 3 टाइप के पढ़ने हैं, फोटोवोल्टेइक, फोटो डायोड, और हर एक में तुम्हें वही याद रखना है आईवी कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, मतलब डोपिंग करते हैं कि नहीं। फोटोवोल्टेइक, फोटो डायोड और एलईडी। बल्ब खरीदने जाते हो तो पूछते तो जरूर हो ना एलईडी है कि नहीं। बेटा समझ आ रहा है? जी सर। तो चलो किसी एक से शुरू करते हैं। पहले वाला कौन सा उठाएं, फोटो डायोड उठाएं? यस सर। आओ देखते हैं चलो। अब ड्राइंग तो मैं गंदी बनाऊंगा बेटा, आप भावनाएं समझ लेना। मैंने अगर इस तरह का बनाया है तो ये डायोड किस में लगा होगा, रिवर्स बायस में या फॉरवर्ड बायस में? रिवर्स में। सर रिवर्स बायस। कितने तेज हो गए हो तुम लोग। ठीक है, अब देखो जरा, ये डिप्लीशन जोन है, ठीक है। पर्पस क्या है, लाइट आएगी, अभी रुकना, पर्पस बच्चे इसका गलत समझते हैं, फोटो डायोड लिखते ही बच्चे के दिमाग में अलग इमेजिन जाती है। फोटो डायोड आर नॉट एक्चुअली डिवाइसेस दैट कन्वर्ट, मतलब हमारा पर्पस ये नहीं होता कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, उसके लिए फोटोवोल्टिक सेल होता है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फोटो डायोड? इट इज बेसिकली फोटो डिटेक्टर लाइट, मतलब वहां पे कोई रोशनी है कि नहीं। मैं समझाता हूँ मतलब क्या है। मान लो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होता,
तो पहले वो क्या रीड करता, अरे यार रिवर्स बायस में जब लाइट नहीं आती, एच न्यू नहीं होता, तो बोलता है यार रिवर्स बायस में लगा के रखे हैं, डायोड करो करंट ऑलमोस्ट जीरो है। पहले ये कंडीशन थी रिवर्स बायस पे। यहां तक समझ आ रहा है? Yes, sir. अब वो क्या करते हैं, बोलते हैं लाइट आएगा, लाइट को आने दो। अब लाइट का क्या नेचर होता है ना, देखो लाइट इज एनर्जी। मान लो कोई मासूम सा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में तो है, लेकिन जब उसे एनर्जी मिली वो कूद के कंडक्शन बैंड यानी फ्री वाले इलेक्ट्रॉन में बदल गया, कंडक्शन बैंड में कूद गया, फ्री हो गया, चंचल हो गया, अब वो मूव कर सकता है। तो जितनी लाइट आती है एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है घूमने के लिए। तब जब लाइट आएगी तो तुमको थोड़ा सा गैलोमीटर या डायोड करंट दिखने लगता है, थोड़ा सा माइक्रो एम्पेयर में, थोड़ा सा अच्छा खासा। फीलिंग आई? जितना तुमने लाइट इस पे डिप्लीशन जोन पे गिराई, यहाँ पे नॉर्मल एटम है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बेटा डिप्लीशन जोन में जब तुम्हारा ये बनता है ना ऐसे प्लस प्लस और यहाँ माइनस 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 माइनस, जब लाइट गिरती है ना बेटा, इस प्लस माइनस यहाँ पे तो देखो, एक समझो, मैं समझाता हूँ होता क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल एटम है, लेकिन नॉर्मल एटम के अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लाइट उस पर गिर के उसको एक्साइट कर देती है। अब ये पहले इलेक्ट्रॉन फ्री वाला इस जोन में नहीं था, डिप्लीशन जोन खाली था। डिप्लीशन जोन वर्ड ही इसीलिए बनता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, होल्स नहीं है। बट अब लाइट ने ये फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दिए, तो थोड़ा सा करंट बह जाएगा, तो हमको ऐसे एक करंट मिल जाता है, और हमको पता चल जाता है जरूर किसी ने लाइट ऑन की है वहां पे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? सर एक और बार समझा दूँ? हाँ पूरा पूरा, तुम जितनी बार समझना है समझो, लेकिन बेटा देखो फीलिंग लेके जाना। मैं एग्जैक्ट मॉडल भी बता दूंगा ना, कोई फायदा नहीं होगा। आप ये ध्यान देना टीचर लिख क्या रहा है, प्लीज बेटा उन सब पे ध्यान देना। चलो, मैंने आपसे बोला कि फोटो डायोड इज ए फोटो डिटेक्टर। इट्स पर्पज ये बताना कि लाइट आसपास गिर रही है कि नहीं मेरे डिवाइस पे। मेरी बात समझे? ये प्रेजेंस ऑफ लाइट डिटेक्ट करता है। अच्छा, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। पुराने जमाने में गैरेजेस कैसे डिफाइन करते थे। मान लो ये पीयूष अपनी लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी कोई कार होती है बेटा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या होती है, बट कोई कार होती है, और यहाँ पे कोई गैरेज है। पीयूष अपनी कार लेके जैसे ही जाता है, इसकी कार की लाइट जैसे ही गैराज पे पड़ती है, गैरेज का दरवाजा अपने आप खुल जाए। कितना अच्छा रहना मैकेनिज्म, अच्छा नहीं रहेगा? क्या जी आपको सर। मेरी बात समझ आई? या तो फिर ऐसा कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि पीयूष, मैं ये दोनों सर्किट डिजाइन करके बताता हूँ आपको, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। पीयूष बड़ा परेशान था कि उसकी दुकान में देरी कितने लोग आ रहे हैं। चलो पीयूष ने किसी और को परेशान करते हैं अब। चलो मान लेते हैं कि लक्ष्य ने बहुत बड़ा मॉल खोला, उसका नाम रखा लक्ष्य मॉल। ठीक है? अब लक्ष्य वांटेड टू नो हाउ मेनी पीपल आर कमिंग पर डे। लक्ष्य का पर्पस था कितने लोग पर डे आते हैं। तो वहां पे कोई एक चिंटू को बैठा देता है कि चिंटू तुम बैठो और गिनना कितने लोग मेरे पास आए पर डे पे मॉल में, फिर मैं उसी हिसाब से प्लानिंग करूंगा किस समय डिस्काउंट, अगर संडे को लोग ज्यादा आते हैं तो संडे को डिस्काउंट देंगे, ज्यादा बिक्री होगी। समझ आया? प्लानिंग नंबर्स पे होती है ना, डेटा पे होती है। तो लक्ष्य ने क्या किया, लक्ष्य ने ऐसा एक बड़ा सा गेट टाइप का बनवा दिया। चिंटू को रखता तो चिंटू को सैलरी देनी पड़ती, और चिंटू गलती भी करता, और फिर उसके डेटा को मैन्युअली लिख के वो कहीं एंट्री करता, बहुत सारे लफड़े आते। बट चिंटू ने क्या किया, लक्ष्य ने क्या किया, एक इस तरफ का गेट लगाया। जब भी अब वहां से कोई भी बच्चा गुजरा, सपोज आकांक्षा गुजरी, तो एक लाइट का पाथ ब्रेक हो गया। आकांक्षा के जाने से एक लाइट का ऑलरेडी पाथ बना हुआ था, वो ब्रेक हुआ, और जैसे ही वो ब्रेक हुआ वो काउंट कर लेगा 1। मैं ये सारे दोनों सर्किट बना के बताता हूँ, ठीक है? मेरी बात समझे? अच्छा चलो धीरे धीरे समझाता हूँ। क्या आप यहाँ पे तैयार हो कि लाइट आएगी, एक वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी देके ऊपर कर देगी, अब फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो पहले इसमें नहीं होते थे, अब बैटरी उसको अट्रैक्ट कर सकेगी तोड़ के इसको। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो?
विदाउट सर। विदाउट लाइट, ये विदाउट लाइट है। विदाउट लाइट लीकेज करंट या रिवर्स करंट इज ऑलमोस्ट जीरो। विदाउट लाइट इट इज ऑलमोस्ट जीरो। जो उल्टा करंट बहता है ना, ये वाला। अगर एक डायोड बिना लाइट के है तो अब बह चुका करंट, ये जाने वाला करंट लगभग जीरो है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे लगभग नहीं आ रहा है, टेंडिंग टू जीरो। लेकिन जब लाइट आती है और डिप्लीशन जोन से इलेक्ट्रॉन को खोद खोद के निकालती है, अब वो इलेक्ट्रॉन मूव करने को तैयार हो जाता है और हम बोल देते हैं थोड़ा सा करंट बह गया, और ये गैलोमीटर वही रीड कर लेता है। देख पा रहे हो? जब लाइट रहेगा तो करंट बहेगा, वरना नहीं बहेगा। यहां तक समझ आ रहा है? जी सर। जी सर। अब चलो मैं सिंपल सा मॉडल बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने, जब लाइट रही तो करंट बहा, अब ये करंट बहने से एक सिग्नल चला जाता है। सिग्नल समझते हो ना? अगर ये करंट बह रहा है सपोज, तो मैं इस करंट के बहने को ही इंडिकेटर मान लूंगा, जिससे कोई और डिवाइस ट्रिगर हो जाएगा और ये दरवाजा खुल जाएगा, जो गैरेज का दरवाजा था, जो तब खुलेगा जब इसको एक सफिशिएंट सिग्नल मिलेगा रात के समय, और वो तब मिलेगा जब लाइट पड़ेगी दरवाजे पे। और यहाँ पे एक चुपचाप से ऐसा सर्किट रहेगा फोटो डिटेक्टर का, चुपचाप से आप यहाँ लगा दो, मस्त ये खुल जाएगा। मेरी बात समझे बेटा? जी सर। और ऐसे ही बेटा आप बहुत सारे बना सकते हो। जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ तुम्हें। मान लो तुमने यही डिवाइस बना दिया, मैं ड्राइंग तो अच्छी नहीं करूंगा। लाइट आ रही है, जब तक लाइट आ रही है व्हाट यू विल सी कि तब तक गैलोमीटर से करंट जा रहा है या डायोड करंट है। लाइट आएगी तो करंट जाएगा। मेरी बात समझे? यस। अब तुम किसी भी जगह जब करंट बहाते हो ना बेटा, तो तुम उससे मैग्नेटिकली कुछ चार्ज कर सकते हो कहीं पे भी। तो मान लो यहाँ पे मैं कॉइल रख देता तो वो मैग्नेट की तरह काम करती। जैसे ही इसमें से लाइट जाना बंद हुआ, जैसे मुझे मॉल में ये गिनना था, जैसे ही ये बच्चा क्रॉस किया वहां से, लाइट का जो पाथ है वो ब्रेक हुआ। जानबूझ के हम ही लाइट दे रहे हैं, यहाँ से लाइट दे रहे हैं, और यहाँ पे हमारा फोटो डायोड लगा हुआ है, वो मस्त एक सर्किट में करंट बहा रहा है, बहा रहा है, बहा रहा है। जैसे ही ये बंदा बीच से क्रॉस किया, लाइट का पाथ रुका, तो थोड़ी देर के लिए करंट रुक गया, करंट स्टॉप होगा, तुरंत वो मैकेनिज्म काउंटिंग कर लेगा, +1, फिर +2, फिर +3, ऐसे करता रहेगा जितनी बार लोग काटेंगे। रात तक कंप्यूटर पे डेटा पड़ा होगा कितने लोगों ने क्रॉस किया है। और ये आपके आसपास के सारे मॉल में होता है। आप लोग आसपास का कोई रिलायंस ट्रेंड या कहीं पे भी कोई गए हो जो थोड़ा सा बड़ा मॉल है? बेटा आप चोरी नहीं भी किए हो तो बीप बीप आवाज आती है ना जब गुजरते हो तो। यस सर। ऐसा मत जी बोलना सर। कि फिर ऐसे, तो फिर हमेशा बीप आवाज आती है, तो ऐसा थोड़ी ना कि मतलब कुछ आप सामान लेके भाग रहे होगे। ठीक है? वो काउंटिंग के लिए होते हैं ताकि वो लोग प्लानिंग कर सके कि ऑन विच डे दे शुड गिव डिस्काउंट एंड अदर थिंग्स। और इसका उल्टा भी आप बर्गलर अलार्म बना सकते हो। अगर मैंने यहाँ एक कॉइल से एक मैग्नेट कनेक्ट कर दिया होता कि मान लो ये करंट जाना बंद हो जाता, जब लाइट नहीं पड़ती करंट जाना बंद हो जाता, तो ये जाके किसी चीज पे बजर की तरह बच जाता। सपोज ये मैग्नेट है, जब तक ये करंट जा रहा है कॉइल के थ्रू, ये चार्ज है मान लो, तब तक ये इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करके रखा है, और जैसे ही छोड़ेगा जाके इस पे लग जाएगा, अलार्म बच जाएगा। तो आप बर्गलर अलार्म भी बना सकते हो। बहुत सिंपल सिंपल मैकेनिज्म रहते हैं बेटा, एक लाइन में हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, ये दोनों कनेक्ट होंगे तो अलार्म बच जाएगा, पीस ए और पीस बी कनेक्ट होंगे तो अलार्म बच जाएगा। और जब तक यहाँ से करंट जा रहा है तब तक ये दोनों चिप, मतलब ये इससे अट्रैक्टेड है, तो ये ए बी पे जा नहीं रहा है। तो आप आराम से ऐसे डिजाइनिंग कर सकते हो। बेटा आप ये सोचो ना कि पहले के जमाने में, पहले कई बार फ्रिज भी ऐसे बनते थे कि आप दरवाजा खोलोगे ना तो लाइट ऑन हो जाएगी। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अंदर भी फोटो डिटेक्टर लगाते थे वो लोग कि अगर कोई फ्रिज ओपन करेगा तो आसपास कुछ तो लाइट होगी ना बेटा। अरे बेटा आपने कभी ध्यान से देखा है जब आप फ्रिज बंद कर देते हो तो अंदर लाइट बंद हो जाती है, लाइट नहीं जलती रहती है। जी सर। यस सर। सर। ठीक है? तो कई बार वो लोग ऐसे डिजाइन करते हैं कि बेटा पावर सेविंग हो सके, कि अगर आसपास थोड़ी भी लाइट दिखी उनको, यानी दरवाजा खुला तो अंदर लाइट जला देंगे, और जैसे ही दरवाजा बंद, लाइट का कनेक्शन, मतलब आपने लाइट कनेक्शन बंद कर दिया, अब वो सिग्नल समझ जाते हैं
दरवाजा बंद हो चुका है फ्रिज का, अंदर का बल्ब भी बंद कर दो। समझ गए? तो फोटो डायोड आपके बहुत काम का है, इसके बहुत सारे पर्पस बनाए जा सकते हैं। देख पा रहे हो? ओरे बच्चों, दिख रहा है? यस सर। यस अब तुम जब तक रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते हो, यहाँ तो मैंने फिर भी तुमको बता दिया है, ठीक है, कि ये स्पेशल पर्पस डायोड होगा। हर चीज में तुम्हें क्या याद रखना है, रुको मैं इस पे टिक कर देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अब भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब तुम लाइट ज्यादा गिराओगे तो ज्यादा करंट बहेगा। इज इट क्लियर? इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा रहेगी तो करंट ज्यादा रहेगा। कोई डाउट है इस पे? अरे नो मतलब I1 में और I2 में, I2 के ऊपर ज्यादा लाइट गिरी होगी, इंटेंसिटी ज्यादा रही होगी। ये रिवर्स बायस पे काम करता है। अब देखो कूल बनने के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जब लाइट इस पे गिरेगी तो जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तब मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे नियर द डिप्लीशन जोन। वही मैंने आपको बताया था कि अगर लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चले जाता है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो यहाँ पे होल बनेगा और यहाँ पे हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। बात समझ गए? यहाँ पे आपको कुछ भी अलग दिखा बेटा? देखो बेटा यहाँ पे लिखा है ना, फोटो डिटेक्टर ऑप्टिकल सिग्नल, thus photodiode can be used ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ जाता है। वो तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर आपको करंट का भी मतलब समझ आता है कि प्लस ऐसा है तो करंट ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आएगा, आप लॉजिकली कुछ भी करोगे ना वो आंसर सही आएगा। ये बात समझ गए बेटा? नेक्स्ट पे आए बेटा, ये एग्जांपल्स पढ़ लेना, अच्छे दिए हैं। एलईडी पे आए बेटा। लाइट एमिटिंग डायोड, इसका फंडा अलग होता है। यहाँ पे आपको लाइट एमिट करनी होती है बेटा। आप लोग वो टेस्ला वेस्ला सुन रहे होगे ना आजकल? आपने नाम सुना है बेटा टेस्ला का? यस सर। गलत जवाब, ये बोलना था सर मैंने सिर्फ जेईमेन सुना है, नीट सुना है। मजाक कर रहा हूँ बेटा। अच्छा ठीक है चलो। देखो होता क्या है, जो टेस्ला होती है कंपनी, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसको पावर सेविंग पता है, कोई भी अच्छी कंपनी, जैसे महिंद्रा ले लो, कोई भी अच्छी कंपनी ले लो, तो वो आजकल चाहते हैं कि एक बैटरी से ऑपरेट हो। उससे क्या हो, पेट्रोल पंप इन सब का लफड़ा खत्म हो, फ्यूल खत्म होने वाला है। तो अगर बैटरी से ऑपरेट होगा तो ज्यादा देर तक चलना विल बी मेजर कंसर्न, क्योंकि कोई चार्जिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि पेट्रोल तो आपने डाला और तुरंत गाड़ी चलने को तैयार हो गई। अब बैटरी है, मोबाइल तो चार्ज करते हो ना, वैसे यानी कार भी चार्ज करनी पड़ेगी, तब पावर सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तब क्या है, देखो पहले क्या था, हेडलाइट्स लगते थे, बल्ब लगता था। पुरानी बेटा किसी पास पुरानी मारुति अल्टो है? अरे सबके पापा लोग के पास होगी, नहीं तो दादाजी के पास होगी, किसी ना किसी के पास होगी। मारुति अल्टो यूज की हो या देखे हो? तो जी उसके सर। यस सर। अंदर एक बड़ा सा बल्ब लगता था, येलो वाली लाइट वाला, क्या गजब रोशनी मारता है वो। अब इसके साथ सारी प्रॉब्लम क्या है, हीट भी निकलती है। ये बैड थिंग, बैड थिंग। वो पुराने वाले येलो वाले बल्ब याद है बेटा? अब मुझे जी समझ सर। आया हम लोग सर्दी पे कैसे पढ़ पाते थे। समझ आ रहा है? नॉर्थ में सर्दी बहुत पड़ती है, तो हम लोग सर्दी में कैसे पढ़ते थे, हमारे घर में सब में येलो वाले बल्ब थे। ओ हो, वही पढ़ाए जाते हैं आपको अभी 10th में। इतना गर्म कर देते थे, यानी मैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा हूँ वो किसमें बदल रही है, मेजॉरिटी चंक। अगर मैं 100 दे रहा हूँ तो उसका मेजॉरिटी चंक 95% वो हीट में बदल रही है और 5% वो लाइट में बदल रही है। यार ये कुछ वेस्टेज ज्यादा नहीं हो रही है? जो पुराना वाला मॉडल है वो अच्छा नहीं था ना, वी नीड एलईडी ना। मतलब पर्पस ही अलग था वैसा टाइप का। नहीं बेटा, वो तो हाथ सेकने का काम नहीं था, उसका गर्मी वर्मी देना उसका काम नहीं था, पर्पस हमारा लाइट ही था। बट
इस मेथड से ज्यादा हीट निकल जाती थी। जी सर। बस बेटा वो बहुत सारे मतलब पुराना बल्ब काफी पर्पस था। अगर आपने कभी येलो लाइट वाला बल्ब यूज किया है तो दीवारों पे सीलन नहीं होती आसपास उसके। जी सर। चलो मैं पॉइंट पे आता हूँ। एलईडी क्या करेगा? एलईडी आने वाली सारी लाइट को, अगर आपका डायोड है और लाइट आई, कंप्लीटली वो कोशिश करेगा कि अगर एनर्जी आई, लाइट आई, तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा और हीटिंग इफेक्ट लगभग जीरो रहेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं सॉरी, मैं बोल रहा हूँ अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई तो एलईडी का पर्पस होगा। मैं रुको, तुम्हें फोटोवोल्टेइक बोल के चलो, मैं फोटोवोल्टेइक में चला गया था, रुको। लाइट एमिटिंग डायोड में अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं तो हमारा मेजॉरिटी बेटा हीटिंग तो ना के बराबर, हीटिंग अंकल जीरो, लगभग टेंडिंग टू जीरो, और 100% लाइट। तो पर्पस आप जान गए, ठीक है बेटा। ऊपर से ये बड़ा फ्रेजाइल टाइप का था, डेलिकेट टाइप का, कि जैसे पापा एक दिन डांट दिए तो 2 दिन नहीं पढ़ेगा, उस टाइप का, समझ गए। एलईडी क्या है? रोबस्ट होती है, ये इसकी सबसे अच्छी क्वालिटीज में आती है। साइज में बहुत छोटी होती है। इस बल्ब को जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करो, ये मर जाएगा। बोलेगा आज हमारी छुट्टी है, आपने 10 बार ऑन ऑफ कर दिया, मैं गया, बीच में से फ्यूज हो गया। एलईडी बोलेगा ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब 10,000 बाद अगर अच्छी क्वालिटी, चाइना का नहीं है तो मस्त, उसको कितनी भी ऑन ऑन करो ऑफ करो, खराब नहीं होगा। और रोबोस्ट होता है, पटक भी दोगे तो टूटेगा नहीं, और छोटी छोटी साइज का होता है बेटा। तो करता क्या है ये इतना अच्छा, और देखते हैं। ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देता है, एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल। और मैं समझाता हूं कैसे। फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज होगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एलईडी फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज होगा। मेरे को एनसीईआरटी के ही डायग्राम आपको अच्छे से बना के दिखाता हूँ। बेटा टूटता है लेकिन बहुत कम टूटेगा, मतलब ऐसे अंदर उसका जैसे मान लो आपके हाथ में छोटा सा एलईडी नीचे गिर गया तो वो टूटेगा नहीं। बल्ब वैसे आप नहीं गिरा सकते, तुरंत अंदर का टंगस्टन हिल जाता है उसका। एलईडी का समझो आपको पकड़ के तोड़ना ही पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी उसमें। अब चलो मैं ये डायग्राम यहाँ दिखाता हूँ, फिर थोड़ा सा बेटर समझाता हूँ। नहीं, एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिया, मेरे को ही बनाना पड़ेगा। रुको हम वापस आते हैं, फिर बनाते हैं। आ जाओ। आपका पर्पस क्या है? देखो एलईडी की फीलिंग बताता हूँ, फीलिंग समझो बेटा। मैं अगर चाहता हूँ कि एलईडी रहे तो करंट ऐसे जाएगा, डिप्लीशन जोन नाम मात्र का खत्म हो चुका होगा लगभग। फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन जोन बहुत छोटा होता है, ये पी रहता है, ये एन रहता है। अब ये कैसे लाइट एमिट करता है मैं समझा रहा हूं तुमको। देखो अगर मैं ये चाहता हूं, एक फीलिंग समझना, एक इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आता है या स्टेबल होता है, फीलिंग समझो, अपर वाले शेल से लोअर वाले शेल पे आता है तो वो एक एनर्जी रिलीज करेगा। क्या ये बात आपको सबको समझ आ रही है? एनर्जी ऊपर ज्यादा होती है ना। जी सर। यस सर। हाँ ठीक है बेटा। तो इस प्रोसेस को जब इलेक्ट्रॉन वापस से शेल में वापस आ जाता है तो उसको रिकम्बिनेशन कहते हैं, यानी सिंपली एक इलेक्ट्रॉन प्लस होल रिकम्बाइन करेगा। जितना ज्यादा रिकम्बिनेशन होगा उतना इस टाइप की एनर्जी निकलेगी। फीलिंग ले लो पहले, यहां तक फीलिंग ले लो, फिर मैं एक लाइन में लिखवा दूंगा। समझ आ रहा है? अब लक्ष्य ने बोला सर मुझे तो लाइट चाहिए, अलग अलग लाइट चाहिए, खूब सारी लाइट चाहिए। तो मैं लक्ष्य से बोलूंगा बेटा एक काम करो, डोपिंग बहुत ज्यादा कर दो, इतना ज्यादा होल्स क्रिएट कर दो ना कि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा रिकम्बिनेशन होना चाहिए, जम के होना चाहिए। समझ आ रहा है? अब इलेक्ट्रॉन जाके तो देखे, बिना होल से टकराए जा ही नहीं पाएगा, और जहां वो होल से टकराया दैट मीन्स वो स्टेबल होने की कोशिश किया, उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी लाइट बन के उड़ जाएगी, और वही एनर्जी आपको मिलती है। समझ पा रहे हो? देखो
It is a heavily doped PN junction. Under the forward bias emits spontaneous radiation. बैंड वाला अच्छा बताता हूँ, रुको बेटा। देखो मैं आपको बस एक बात बोल रहा हूँ बेटा, जब टीचर आपको पढ़ा लेना, मैं इस सेंस में पढ़ा रहा हूँ कि आप सब एक बार एनसीईआरटी जरूर खोलोगे जिस जिस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड है। इट इज हैवीली डोप्ड। अगर मैं डोपिंग हाई नहीं रखूंगा तो मेरा रिकॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं होगा बेटा। मैं अगर बैटरी लगा भी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा नहीं ना उसमें, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन तो इसमें नहीं टकराएगा, सीधे पास कर जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता है डोपिंग कैसे होती है तो डोपिंग बहुत कम होती है, 10⁶ में एक डोपिंग होती है। तो जब तक तुम ये डोपिंग बढ़ाओगे नहीं, ये रिकॉम्बिनेशन वाले चांसेस बहुत कम होंगे, इलेक्ट्रॉन अपना मस्त रास्ते से गुजर जाएंगे। बात समझे बेटा? अच्छा बेटा, जी सर। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है जो, किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन के पास में ना, ये तो समझ रहे हो ना? जी सर। तो आपको नहीं लगता अगर वो किसी बॉन्ड के अंदर चला जाएगा तो बेटा, अगर मान लो वो होल के पास चला गया, होल क्या था जहां पे बॉन्ड में खाली था। बेटा होल का मतलब ऐसे होता है, जैसे सिलिकन है, उसको यहाँ बॉन्डिंग करनी है, यहाँ बॉन्डिंग करनी है, यहाँ बॉन्डिंग करनी है। यहाँ पे बॉन्डिंग करने के लिए सिलिकन को कोई मिलता नहीं है, मान लो नीचे की तरफ कोई रहता ही नहीं है। यहाँ पे एक सिलिकन था, यहाँ पे एक सिलिकन था, यहाँ पे एक सिलिकन है, यहाँ पे नीचे सिलिकन नहीं है। तो सिलिकन का ये तीन तरफ से तो मामला फिट है, चौथी तरफ से यहाँ होल बोल देते हैं कि भाई बॉन्डिंग के लिए कोई था ही नहीं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वहां आ जाता है तो इस सिलिकॉन को एक स्टेबिलिटी फील हो जाएगी या एनर्जी, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले था, जो बहुत चंचल था, जिसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी, वो यहाँ आके स्टेबल फील करेगा, तो वो एनर्जी रिलीज कर देगा। बात समझे बेटा? और डिपेंडिंग ऑन द डोपिंग लेवल हमको डिफरेंट टाइप के कलर मिलेंगे। ये डायग्राम देख पा रहे हो बेटा? दिस डायग्राम विल हेल्प यू फॉर हैविंग ए मेंटल इमेज, एक मेंटल इमेज बनाने के लिए कि फॉरवर्ड बाइस में रहता है। सोचो ना पहले कितनी मेहनत करनी थी। कलर टीवी कहाँ से आया बेटा? सोचो ना, फील करो ना, कलर टीवी इतने पतले पतले कैसे बन गए? कोई तो टेक्नोलॉजी होगी, यही है वो टेक्नोलॉजी। बेटा देखो, जितने डोपिंग लेवल है ना, मैं आपको एक साफ बात बताता हूँ। देखो आप पहले इस डायग्राम को देखो, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। देख पा रहे हो बेटा? आप सिंबल को देखो, सिंबल में लाइट निकल रही है, आ नहीं रही है। ट्राई टू ऑब्जर्व द सिंबल। टू डायग्राम्स हैव गिवन, एक जनरल पर्पस डायोड से लाइट निकल रही है और प्लस और माइनस शोज कि वो फॉरवर्ड बाइस्ड है। यहां तक बेटा तुम्हें समझ आ रहा है? हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन निकलता है, ये फॉरवर्ड बायस होता है। और इलेक्ट्रॉन्स बेटा वैसे ही जाते हैं एन टू पी, डोंट वरी, आपको कॉमन सेंस भी समझ आती है ना। तो आप ऐसे बना के देख लेना कि सर फॉरवर्ड का मतलब करंट ऐसे जाएगा, आई डायोड ऐसे रहेगा, ये पी है ये एन है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन तो फिर ऐसे ही जाएगा ना अगर करंट ऐसे जा रहा है तो। ऑन रिकॉम्बिनेशन में बेटा आपको सारा पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना। जो अगर आप चाहो तो जानबूझ के डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिकेशन करके, मतलब बेटा देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, आप डिफरेंट कलर चाहते हो तो आपको डिफरेंट एच न्यू चाहिए ना? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? जी अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कलर चाहिए तो आप क्यों एक काम ऐसे नहीं करते, जैसे मान लो अलग अलग टाइप के बैंड गैप चुन लो। ये देखो मान लो इलेक्ट्रॉन ऊपर से यहाँ आएगा, कहीं पे एनर्जी गैप वाला डिफरेंस अलग हो, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो आप देख पाओगे इस वाले गैप में ज्यादा एनर्जी निकलेगी। बेटा ज्यादा एनर्जी मतलब विबग्योर को फीलिंग लेके देखो, किसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए?
बेटा इस तरफ वेवलेंथ बढ़ता है, उसके उल्टे में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो वॉयलेट के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझ पा रहे हो? E इक्वल टू एच एफ या एच न्यू, हायर द एनर्जी हायर द फ्रीक्वेंसी। बेटा ये बात समझ आई? यस Yes, sir. तो बेटा आप सिर्फ इतना समझो ना कि इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सर हम बैंड गैप या इस गैप को वेरी करा के हम अपना कलर वेरी करा सकते हैं, बट आज तक वो एलईडी के अंदर नहीं जा पाए। आप समझो ना, अभी एलईडी की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, पढ़ लेना, बट इन सब के वो अंदर आपसे नहीं पूछ सकते बेटा। ठीक है? अगर आप दुनिया में सबसे अनलकी बच्चे हुए या बैच हुए, तब वो आपसे इतना घुस के पूछेंगे। समझ आ रहा है बेटा? आप चाहो सर तो हाँ बेटा बोलो। सर जब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी रहती है तो फिर हमें कलर्स डिफरेंट क्यों मिलते हैं जब वो एक दूसरे में मतलब सर होल्स में जाते हैं तो? रुको मैं बता देता हूँ बेटा। देखो आप चाहो तो यहाँ से यहाँ पढ़ लो ऐसे। देखो द सेमीकंडक्टर यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ, बेटा तुमको अलग अलग मटेरियल क्यों नहीं यूज कर सकते तुम? जैसे मान लो मैंने सिलिकॉन यूज कर रहा हूँ, तो सिलिकॉन में एनर्जी गैप अलग होता है। मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तुम्हारे हिसाब से बराबर है सबकी, ठीक है? जी सर। बट मान लो मैं फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ एनर्जी गैप उससे मांग ले रहा हूँ इतना, तो जो बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी वो कहाँ गई? जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन के पास तुम्हारी भाषा में मान लो 100 एनर्जी है, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ के स्टेबल हुआ, ये एनर्जी डिफरेंस से 20 जूल है, तो बाकी 80 जूल कहाँ गई? क्या बात समझ आई? जी सर। अगर नहीं समझ आ रही तो ऐसे ठंडी भावनाओं में समझो कि सर अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन चंचल है तो उसके पास 100 जूल है। अब वो चंचल इलेक्ट्रॉन किसी के साथ रिकम्बाइन करता है, यानी सिंपली वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, कंडक्शन बैंड से वो वैलेंस बैंड की तरफ आता है। हर मटेरियल में ये जो एनर्जी गैप है वो अलग अलग होता है। कहीं पे ये 20 जूल हुआ तो आप बोलोगे सर उसकी 20 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा बची। क्या बात समझ पा रहे हो? जी सर। अच्छा फीलिंग के साथ समझो कि 100 जूल उसके पास थे एक्स्ट्रा। बेटा यहाँ पे भी एनर्जी रहती है, ऐसी बात समझना, यहाँ पे भी कुछ एनर्जी है। अगर अगले डिवाइस में ये एनर्जी, अगले मटेरियल में ये एनर्जी 50 जूल का डिफरेंस रही, तुम जब 100 लेकर आए थे, तो अब तुम इस वाले में तुम 50 फ्री करोगे और यहाँ पे तुमने 20 फ्री किया। मेरी बात समझे? जी सर। तो जब दोनों में अलग अलग एनर्जी फ्री करोगे तो अलग अलग लाइट निकलेगी ना बेटा। जी सर। तो आप इसको पढ़ लो बेटा, इतना डिटेल में सही में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो ना जब एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या आपको इस सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंदर घुस के इतना याद रहेगा? एग्जामिनर माइंडसेट सोचो, उसको भी इतना याद नहीं रहता। उसको सिर्फ क्या चाहिए? आईवी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, बच्चा एक बार रीड किया होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी पढ़ लो एक बार, इसका रट्टा मत मारो। लेस पावर खर्च होगी, लो ऑपरेशनल कॉस्ट, फास्ट एक्शन इन एक्शन। वहां पता लगा आपने बल्ब 3-4 बार ऑन किया वो खराब हो गया। अलग अलग बैंडविड्थ डिजाइन कर सकते हो। लॉन्ग लाइफ एंड रगेडनेस, रगेड मतलब कैसे भी ठोक पीट के बजाओ वो चलेगा। फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी। तो एलईडी के बड़े फायदे हैं हमें। बात समझ पाए? सोलर सेल पे आए बेटा। जी सर। एक सेकंड को इसको मैं मिटा देता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया? हाँ देखो अब हम सोलर सेल पे आते हैं। मैं वही पढ़ाता हूँ, रुको। व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, मतलब इस पे। देखो बेटा सोलर सेल का पर्पस होता है कि इस बार हम चाहते हैं कि हमारी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सोलर सेल का पर्पस ये रहता है, सोलर सेल या फोटोवोल्टेइक सेल। आपने सोलर एनर्जी सुनी होगी ना बेटा, खूब कई बार सुना होगा ना, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा लोग अपने छत के ऊपर लगा लेते हैं। Yes, sir. तो ये वही वाली चीज है सोलर सेल या फोटोवोल्टेइक सेल। अब इसको थोड़ी सी फीलिंग से समझते हैं। देखो होता क्या है, देखो हम लोग क्या करेंगे, एक डिवाइस लेंगे। रुको मैं ऐसे समझाता हूँ।
बेटा हमको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो लाइट आएगा, मैं जैसा डायग्राम बनाऊं पहले बनाना, भले ही कम समझ आए। नोट्स में वैसा ही रखोगे तो तुम्हें दिक्कत कम होगी। मुझे कोई बैटरी नहीं लगानी है, मुझे करंट लेना है, मुझे करंट चाहिए। यहाँ P समझो, यहाँ N समझो, मुझे करंट चाहिए इस बार। ये डायग्राम बना लो, फिर मैं बताता हूँ। इस टाइप का डायग्राम कि लाइट आई एंड दिस इज माय नीड। दिस डायग्राम विल टेल यू कि डायरेक्शन ऑफ करंट, नॉर्मल पीएन डायोड कैसा होता है। इस बैटरी की वजह से यहाँ ज्यादा वोल्टेज होता है, यहाँ कम होता है, और करंट ऐसे बहता है। तो यू कैन सी कि कन्वेंशनली हम फॉरवर्ड बायस को मतलब रेफरेंस लेते हैं, तो हम बोलेंगे कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसमें हम करंट के डायरेक्शन को नेगेटिव बोलेंगे। आईडी नेगेटिव है। यहाँ पे अपने आप लाइट की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जो बैटरी की तरह, यानी हर फोटोवोल्टेइक सेल एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जो करंट बहा सकता है। तो यानी आपका वोल्टेज पहले जैसे ही पॉजिटिव रहेगा, प्लस और माइनस के बीच, मतलब यहाँ हाई रहेगा और यहाँ लो रहेगा। तो इसीलिए जब आपको सर्किट्स में डायग्राम दिखाएंगे एनसीईआरटी या कहीं पे भी, तो आपको जो मैंने डायग्राम बनाया वो आपको हेल्प करेगा इस तरह के डायग्राम्स को समझने में, कि क्यों वोल्टेज तो पॉजिटिव लिया बट करंट नेगेटिव लिया। बेटा फोटोवोल्टेइक सेल कौन सा बायसिंग है, फॉरवर्ड या रिवर्स, जल्दी बताओ। सर रिवर्स। रिवर्स। अरे बायसिंग होती क्या है, अरे बैटरी लगाना ना, बैटरी लगाए हो क्या इसमें। नो नो सर। यहाँ पे बेटा कोई बायसिंग नहीं हुई है। ट्राई टू ऑब्जर्व दिस थिंग। ये डायग्राम दिख रहा है। जी सर। इस सोलर सेल में बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड, जिसके ऊपर लाइट गिरती है, वो इस लाइट को, जो मेटल कैप्स होते हैं उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गर्म हो जाते हैं। ये जो मेटल देख रहे हो ना, ये वाला, इस पे वो थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं। इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग होता है बेटा, देखो। तो ये डायग्राम आपसे कभी नहीं पूछा गया आज तक, देख रहे हो। हाँ, तुमको क्या पूछा जा सकता है, तुमको ये पूछा जा सकता है जो लॉजिकल चीज है, यहाँ से यहाँ पढ़ोगे तो ये वाली चीज लॉजिकल है, यहाँ से। द जनरेशन ऑफ ईएमएफ बाय सोलर सेल, सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखो। जब लाइट आनी चाहिए, मान लो डिप्लीशन जोन पे लाइट गिरती है, अब वो इतनी एनर्जी रखनी चाहिए कि वो एनर्जी गैप से ज्यादा हो, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को उखाड़ पाएगी। बेटा देखो ना, आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, फ्री होने के लिए उसको, इसको एनर्जी गैप कहते हैं। इससे ज्यादा एनर्जी लाओगे तभी तो उसको उखाड़ पाओगे। वहां पे कंडक्शन बैंड में कैसे पहुंचेगा वो, जब आने वाली लाइट इतनी एनर्जी दे देगी कि वो ऊपर पहुंच जाएगा। क्या ये बात समझ आई। बात समझ पा रहे हो बेटा। यानी अगर एच न्यू इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप, तो ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर कम, यानी जनरेट होंगे। जनरेशन कहते हैं जिसे। जनरेशन सिंपली मतलब लाइट के गिरने से, मतलब एच न्यू के आने से इलेक्ट्रॉन प्लस होल पेयर बनना। जनरेशन होने के लिए हमारे पास एच न्यू की वैल्यू एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं मैक्सिमम, कि भाई फोटोवोल्टेइक सेल आपने डिजाइन किया, जो एच न्यू आपको दे देगा। बेटा देखो, आपको यदि वो एक साइंटिफिक बच्चा मानते हैं जो सोच सकता है, तो आपको एच न्यूमेरिकल कितना इजी बन जाएगा। आपको एलईडी लिखेंगे लेकिन बच्चे वाला क्वेश्चन देंगे, एच न्यू की वैल्यू दे देंगे, आपने देख ली 0.2 जूल है, फिर आपको एनर्जी गैप बोल देंगे वो 0.3 जूल है। अब पूछेंगे कि क्या ये फोटोवोल्टेइक सेल काम करेगा, आप बोलोगे नहीं करेगा, बस खत्म। जब लाइट एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि एनर्जी गैप क्रॉस कर सके, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे नहीं, करंट बहेगा नहीं। बात समझे बेटा।
जी सर। Yes. अब बेटा फीलिंग ले लो कि जैसे ही हमारा जो अनबायस्ड पीएन जंक्शन होता है ना, उसमें अपने आप यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चक्कर में ये जो तुमने लाइट से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाए हैं ना, वो अब चलने लगते हैं। तो वही लिखा है, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रॉन आर सेप्ट टू द एन साइड। समझे बेटा? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे बनाई है तो आपको कॉमन सेंस से समझ आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। Sir. तो ये सब लाइन क्लियर रहेंगी, इलेक्ट्रॉन्स आर सेप्ट टू द एन साइड। आप सोचोगे नहीं बेटा, अगर आपने पहले लेक्चर्स पे ध्यान दिया है तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि बेटा ये समझ आ रहा है कि डिप्लीशन जोन पढ़ाया था तुमको, अगर ये P है ये N है, यहाँ पे पॉजिटिव बनता है यहाँ पे नेगेटिव बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही बनी। अब इलेक्ट्रॉन पैदा होगा तो बेटा इसी तरफ जाएगा ना। Yes, sir. तो अब जैसे मूवमेंट स्टार्ट होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं, एन इसको कलेक्ट कर लेता है। अब देखो मैं फीलिंग समझाता हूँ बेटा, एन अगर वहां चला गया, एन यहाँ चला गया, तो बेटा यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब मेरे को सर्किट के बाहर सोचो, मेरी बैटरी बनके तैयार हो गई। मेरे लिए पीएन डायोड एक बैटरी होगी, जैसे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तुमको वही डायग्राम दिखने लगेगा जो मैंने बना के दिया था तुमको। सूनर और लेटर तुम पढ़ो कितनी भी मेहनत करो, पर आखिरी में तुम्हें यही पॉइंट समझ आएंगे कि लाइट गिरी सर, लाइट गिरने से यहाँ इलेक्ट्रॉन प्लस होल पेयर बना, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर गया, इससे इधर ये नेगेटिव हो गया, और इस इलेक्ट्रॉन के ज्यादा इधर आ जाने से यहाँ पे चीज पॉजिटिव हो गई। अब ये मेरी बैटरी बन गई, प्लस और माइनस। इतना सा ही है एलईडी। अब चाहो तो रिसर्च करते रहो, देयर इज नो पर्पस। अब ये वाला डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, बताओ? करंट वर्सेस वोल्टेज, ये एलईडी का डायग्राम है। क्यों, ये क्या दिखा रहा है बेटा? बीच वाली जोन में हम करंट बहाते हैं। देखो ऐसा समझो कि करंट बेटा नेगेटिव बहा, ठीक है, वोल्टेज पॉजिटिव गिरा जैसे नॉर्मल डायोड में रहता है। इसलिए मैंने ये तीन डायग्राम साथ में बनाए, 1 2 और 3। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक इसका समझ लो बेटा, एलईडी का मतलब उसका फोटोवोल्टेइक का। यहां तक समझ आया बेटा? Sir, ये IV वाला है. अच्छा देखो बेटा, मान लो मैंने ये जो वोल्टेज है ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठा होंगे उतना ही पॉजिटिव यहाँ बनेगा। ये जी बात सर. समझ पाए? ठीक है। जी सर. अगर मैं वोल्टेज को हाईएस्ट कर दूं तो उस पॉइंट पे जब पूरा ये बैटरी बन जाएगा, यानी सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो उस समय करंट रुक जाएगा ना बेटा? करंट वही तो है जो फ्लो कर रहा है ऐसे, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हाईएस्ट वोल्टेज पे करंट जीरो हो जाएगा, ये बात समझे? और जब इलेक्ट्रॉन सारे ऐसे फ्लो करते हुए प्लस पे आ जाएंगे, जब करंट पूरा बहेगा तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ टिक ही नहीं रहा है, सब फ्लो हो जा रहा है। मैं बोलूँ स्लो मोशन में पढ़ा सकता हूँ। मान लो जितने भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने, आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन के होल पेयर खूब सारे बनाए, सारे इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे बैठ गए, नेगेटिव कर दिया, और जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाके गए उतना ही हम बेटा डिफरेंस होता है, अगर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव सोच लो। अब इस केस में हम ये बोलेंगे अभी करंट नहीं बह रहा, सिर्फ ऐसा होके रुका हुआ है। अगर मान लो करंट बह के जीरो हो गया, फीलिंग ले लो ना, करंट बह गया, करंट जीरो है, तभी तो यहाँ नेगेटिव रहेगा। अगर करंट बहता तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाता ना बेटा, तो जितना करंट सर. बहेगा ये प्लस माइनस वोल्टेज घटेगा। इसीलिए ऐसा नेचर दिखाया कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट घटेगा एंड वाइस वर्सा। अगर मैं यहाँ जी सर, पे समझ आ गया. पक्का आ गया? जी सर. ठीक है बेटा। बेटा मैं बहुत डिटेल में हर पॉइंट पढ़ा सकता हूँ, बट इट इज ऑफ नो यूज। आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है वो समझो बेटा, ट्रस्ट कर लो। रिसर्च करना हमारा पर्पस नहीं है बेटा। अगर आप उसको बिल्कुल वो समझ जाओ कि टीचर एग्जाम के इंटरेस्ट से पढ़ा रहा है, तो आपके लिए लाइफ में वही काम आएगा। ठीक है, चलो बेटा बंद करें। ठीक है, मैं लेक्चर आपसे शेयर कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको इसको फ्लो वाइज बताऊंगा कि इसको सेमीकंडक्टर को पढ़ना कैसे है बेटा।
बेटा मेहनत करो बेटा, अभी बहुत टाइम बचा है आप लोग के पास। ट्रस्ट मी, पिछले बैच की आंखें बहुत लेट में खुली थी, आप लोग बहुत पहले आंखें खोल चुके हो, लेकिन आपके पास हो सकता है 6-7 महीने अभी भी पड़े। यू कैन नॉट ट्रस्ट गवर्नमेंट की कब एग्जाम कराएगी, तो आपके हाथ में टाइम मैनेजमेंट है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, लास्ट बैच में कम से कम 5-6 बच्चे डिजर्विंग जो थे, 5-6 बच्चे बेटा, वो आखिरी में पढ़ाई कम कर दिए थे जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब एडिक्शन। प्लीज बचना बेटा। विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और विथ ग्रेट पावर मतलब यू हैव ग्रेट टाइम। टाइम ही इस समय आपकी पावर है। इट कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि आप उस टाइम को वाइजली मैनेज करो। ओके बेटा, बाय।